नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे। झुंझुनू से बड़ी खबर है। पेपर लीक प्रकरण में एसओजी की टीम पहुंची झुंझुनू। पेपर लीक प्रकरण के मालीगांव और जेजूसर जुड़े हो सकते हैं तार। एसआई भर्ती पेपर लीक प्रकरण में मालीगांव में भी पूछताछ। लैब असिस्टेंट पेपर लीक प्रकरण में जेजूसर में की पूछताछ और दोनों गांव में 2 महिलाओं और 2 युवकों से पूछताछ। एसओजी की टीम ने 5 घंटे तक की पूछताछ। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में मालीगांव के युवक की पूर्व में हुई थी गिरफ्तारी। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पेपर लीक प्रकरण में एसओजी को बड़ी सफलता मिली है। कृष्ण सिंह शेखावत संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। कृष्ण, जानकारी सामने आ रही है कि एसओजी की टीम झुंझुनू पहुंची है पेपर लीक प्रकरण में। जी ममता, मैं आपको बता दूं कि पूर्व में मालीगांव के एक युवक की है वो एसआई भर्ती पेपर लीक में गिरफ्तारी हुई थी और उसी से मिले इनपुट के बाद एसओजी की टीम है वो झुंझुनू पहुंची और झुंझुनू के बगड़ थाना इलाके के मालीगांव में एसओजी की टीम ने एक महिला और जो पूर्व में गिरफ्तार किया गया जो युवक है उसके भाई से पूछताछ की गई है। और उसके बाद जो मुकनगढ़ थाना इलाके का जेजूसर गांव है वहां पर एक महिला और एक युवक से है वो पूछताछ की गई और एसटीपी जो टीम है उसने करीब 5 घंटे तक दोनों गांवों में है वो पूछताछ की है। इस प्रकरण में गिरफ्तारी नहीं हुई है। दोनों जगहों पर 2 महिला और 2 युवक है उनसे पूछताछ की गई है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। भजनलाल सरकार कल पेश करेगी पूर्ण बजट। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री दिया कुमारी पेश करेंगी बजट। युवा, महिला, किसान पर रहेगा विशेष फोकस। इंडस्ट्रीज और हेल्थ सेक्टर पर होगा विशेष फोकस। 75,000 नई नौकरियों की घोषणा करने की उम्मीद। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने पर बजट में फोकस। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की भी घोषणा संभव। महिलाओं के लिए विशेष लोन की घोषणा की उम्मीद। आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है। सोलर इंडस्ट्री पर भी विशेष फोकस रह सकता है। नई आबकारी और पर्यावरण नीति की घोषणा भी संभव है। उपचुनाव वाली 5 सीटों पर बजट में विशेष फोकस रहेगा। पार्षदों और सरपंचों के लिए भी विशेष फंड की घोषणा पर विचार है और डेयरी और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित पर जोर हो सकता है और फूड पार्क विकसित किए जाने पर भी फोकस रह सकता है। तो ये अहम बिंदु है जिन पर बजट जो है वो रहने वाला है और कल का दिन महत्वपूर्ण है। कैसे होगा भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट? वित्त मंत्री दिया कुमारी पेश करेंगी बजट। युवाओं, महिलाओं पर रह सकता है फोकस। यूं तो बजट किसी भी सरकार के साल भर के खर्चे का लेखा जोखा होता है, लेकिन वो बजट ही होता है जिसमें सरकार का नजरिया और उसकी विकासवादी सोच को दर्शाता है। बुधवार को भजनलाल सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। प्रदेश की भजनलाल सरकार पहला पूर्ण बजट 10 जुलाई को पेश करने जा रही है। ये बजट अपने आप में खास रहने वाला है। इसके अंदर करीब 20,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया जाएगा, जिसमें युवाओं, महिलाओं, खिलाड़ियों से लेकर किसान और मजदूर का खास ख्याल रखा गया है। खासकर इस बजट के अंदर आगामी 5 वर्षों का जो विजन है वो दिखाई देगा। प्रदेश सरकार का बजट आने वाले 5 साल के विजन को दर्शाएगा, क्योंकि ये बजट कई मायनों में अहम रहने वाला है। क्योंकि प्रदेश में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तो वहीं निकाय चुनाव भी नजदीक है। आइए आपको बताते हैं कि भजनलाल सरकार के पूर्ण बजट में प्रदेश की जनता को क्या क्या मिलने वाला है। राजस्थान में भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट 20,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। 10 जुलाई को पेश होने वाले पूर्ण बजट में प्रदेश सरकार के बजट में क्या? सरकार का सबसे ज्यादा फोकस युवा और महिलाओं पर रहने वाला है। युवाओं को हर महीने भर्तियों की सौगात मिलेगी, तो वहीं सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण का दायरा बढ़ाया जा सकता है। जयपुर मेट्रो प्रोजेक्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रहेगा विशेष फोकस।
जयपुर मेट्रो के फेज 1D का विस्तार के लिए भी बजट में प्रावधान रखा गया है। ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बजट में खास ख्याल रखा गया है। किसानों और पशुपालकों को बजट में अनुदान, लोन के माध्यम से राहत देने पर विचार हो सकता है। लघु उद्योग प्रोत्साहन, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त बजट दिया जा सकता है। चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार के लिए एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने पर विचार हो सकता है। ERCP, सिंचाई क्षेत्र समेत बुनियादी ढांचे पर अतिरिक्त बजट देने का फैसला हो सकता है। सभी वर्गों को ध्यान रखते हुए बजट तैयार किया गया है। बजट को खास बनाए जाने के लिए 1 महीनों से तैयारियां की जा रही थी, जिसके लिए कर्मचारी, व्यापारी, महिलाओं, युवाओं, उद्यमियों, किसानों से 1-to-1 फीडबैक लिया गया है। ERCP हो या शेखावटी अंचल को यमुना का पानी पहुंचाना हो, उसके लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। तो वहीं युवाओं के लिए इस बजट के अंदर 75,000 से ज्यादा भर्तियों की घोषणा की जा सकती है। साथ ही साथ बात की जाए राजस्थान के उद्यम को बढ़ावा देने के लिए, MSME वर्ग को बढ़ावा देने के लिए खास प्रावधान किया गया है। तो वहीं अगर बात की जाए विकास डेवलपमेंट की, तो इसके अंदर राजधानी जयपुर को मेट्रो के विस्तार के लिए अतिरिक्त बजट मिल सकता है। वहीं एलिवेटेड फ्लाईओवर सहित कई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। बजट सत्र में राज्य सरकार की विफलताओं और खामियों को पुरजोर तरीके से उठाने के लिए विपक्ष ने कमर कस ली है। बजट से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सरकार को सदन में घेरने की रणनीति बनाई गई। इस दौरान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने नवनिर्वाचित विधायकों विधानसभा की कार्यवाही को और मुद्दों पर घेरने का मंत्र दिया। तो नए विधायकों को गुर सिखाए गए। बात करेंगे कि सभी विधायक इकट्ठे होकर के पहले जो हुआ था वो थोड़े टाइम का इनका सेशन था, अब बजट सेशन है, उसके ऊपर बड़ी विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। कल बजट पेश करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या उन्होंने बजट पेश किया, क्या सुविधाएं दी और क्या वापस ली, वो सब कल दोबारा हम फिर चर्चा करेंगे इसके ऊपर। देखिए, आज विधायक दल की जो बैठक रखी गई है, हमारे विधायक पूरी मजबूती के साथ, मुस्तैदी के साथ राजस्थान की जनता के जो मुद्दे हैं उनको बड़ी बखूबी विधानसभा के अंदर उठा रहे हैं। और अब तक जितने दिन का जो सदन चला है वो बहुत अच्छे से विपक्ष की तरफ से मुद्दे उठाए गए हैं। ये एक अलग बात है कि सत्ता पक्ष जिस प्रकार से उनका आचरण नजर आ रहा है या विधानसभा के अंदर घिरा हुआ है, उनके मंत्री तो ऐसा लगता है जैसे विपक्ष के विधायक हो। किस प्रकार से इस बजट सत्र में विपक्ष की भूमिका, जनता के मुद्दों को लेकर के हमारी रहेगी, इसकी रणनीति की हम लोग चर्चा करेंगे। और जो 8 महीने में, 7 महीने में हमने जो आलम देखा है, जो पर्चियों के अलावा कोई फैसले हो नहीं रहे हैं, कोई खुद का विजन नहीं है, खुद की योजना नहीं है, और जो पहले इन्होंने अंतरिम बजट पेश किया उसकी क्रियान्विति का कोई रोड मैप नहीं है। 100 दिन की कार्य योजना बनाने वाले लोग आज आप देख सकते हैं कि 200 दिन के लगभग हो गए, वो 100 दिन की कार्य योजना इनकी बनी नहीं है। आपस में सरकार में सामंजस्य नहीं है। सचिन पायलट और सांसद हरीश मीणा टोंक जिले के दौरे पर रहे। सबसे पहले दोनों देवली भांची गांव पहुंचे और मृतक हेड कांस्टेबल खुशीराम बैरवा के परिजनों को ढांढस बंधाया। इसके बाद टोंक में कोहना बालिका स्कूल भवन का उद्घाटन किया। 83 साल के लंबे इंतजार के बाद कोहना बालिका स्कूल को खुद का भवन मिला है। पायलट ने उपचुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि ऐतिहासिक गवाह है, हर उपचुनाव में कांग्रेस जीत कर जाती है और इस बार भी हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीतेगी। वहीं बजट पर बोलते हुए कहा कि अब तक अंतरिम बजट की घोषणाएं पूरी नहीं कर पाए। मैं चाहूंगा सरकार का ध्यान युवाओं और किसानों पर रहे। उपचुनाव होंगे, इतिहास गवाह है, लगभग हर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत कर जाती है। इस बार ये पूरी ताकत से हम लड़ेंगे, एक बेहतर उम्मीदवार से हम लोग उतारेंगे और जहां जहां विधानसभा के उपचुनाव है वहां कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत लेकर जीत कर जाएगी।
अब तक जो अंतरिम बजट था उसकी घोषणाएं पूरी नहीं कर पाए। जो हमारी सरकार के लास्ट ईयर में हम लोगों ने घोषणाएं करी थी उसको भी पूरा इम्प्लीमेंट नहीं कर सके हैं। तो उम्मीद मुझे तो बहुत कम है, बाकी कल देखते हैं बजट में क्या घोषणाएं होती हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि सरकार का ध्यान रहे नौजवानों के ऊपर, किसानों के ऊपर, और सबसे बड़ा जो बिजली पानी की किल्लत इस गर्मी में हो रही है उसका समाधान ढूंढना चाहिए। और महंगाई को काबू कैसे करेंगे ये देखते हैं बजट में कल सामने क्या आता है। ये बहुत ही दुखद घटना है कि इस तरह से हमारा पुलिस का जवान जो ड्यूटी कर रहा था वो खुद ही महफूज नहीं है, तो जनता की क्या स्थिति होगी। और ये आज का नहीं है, पूरे बजरी माफिया राजस्थान में एक कलंक बन गया है। ये तो ट्रैक्टर से दुर्घटना हुई, बड़े बड़े ट्रॉले 20-20 टायर के, 25-25 टायर के खुलेआम सड़कों पर जा रहे हैं, सबको दिख रहे हैं वो। तो सरकार को रोकना पड़ेगा, प्रभावी कार्रवाई करनी पड़ेगी और इसके जनता में सही मैसेज आएगा। अन्यथा जनता में कानून मैसेज आ रहा है कि सरकार किसी भी काम करने में विफल है। प्रदेश की भजनलाल सरकार के द्वारा बुधवार को पूर्ण बजट पेश होने जा रहा है। ऐसे में आम जन के साथ साथ प्रदेश वासियों को इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। जोधपुर की जनता को इस बजट से बहुत सी उम्मीदें हैं। क्या कुछ कहती है जोधपुर की जनता, न्यूज 18 संवाददाता रंजन दवे ने जानी जनता के मन की बात। देखिए। हम हैं जोधपुर में और जोधपुर में कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग मेरे साथ में हैं जो कि अलग अलग सेक्टर से हैं और बजट पर अपनी राय रखते हैं। आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले बजट को लेकर के क्या कुछ एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर अगर आपसे बनना चाहूँ। बजट को लेकर के हमेशा लोगों को बहुत उम्मीदें रहती है और चूंकि ये भजनलाल सरकार का पहला फुल फ्लैश बजट जिसको आप कह रहे हैं पूर्णकालिक बजट है और इस बजट को इस बार ऐसा भी माना जा रहा है कि ये ऐतिहासिक बजट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, रोजगार की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं। पर्यटन ऐसा क्षेत्र है क्योंकि अब तो केंद्रीय मंत्री भी जोधपुर से ही है और आप पर्यटन क्षेत्र से आते हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं? बिल्कुल, बहुत बड़ी उम्मीदें हैं इस बार बजट में। बजट में इसलिए बड़ी उम्मीद है क्योंकि एक डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान में कुछ नया बड़ा करने की जरूरत है और जोधपुर इससे अछूता नहीं है। पूरे राजस्थान में टूरिज्म का बहुत बड़ा हब माना जाता है और जोधपुर में नई चीजें करने की जरूरत है, ग्रामीण टूरिस्ट को बढ़ावा देने की जरूरत है। पर्यटन की बात करी हमने, व्यापार की बात आपसे करेंगे। सर क्या लगता है? सर मुझे लगता है कि इस नई सरकार के अंदर हमें काफी विश्वास है कि अच्छी काम करेगी। बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या मूलभूत सुविधाओं की बात करें उसको लेकर के, क्योंकि आम आदमी की अगर बात करें तो वो इसके इर्द गिर्द ही अपनी बात रखता है। देखिए, राजस्थान और केंद्र दोनों कड़ी मिल चुकी है, डबल इंजन की सरकार है और इस बार जहाँ तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है प्लस जैसे भी नई पुलिस को लेके जगह नए कानून बने उसके लिए थानों को भी सुदृढ़ करना चाहिए। तो किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ बदलाव की जरूरत है या कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स गाँव की ओर होने चाहिए? देखिए, पिछली सरकार कांग्रेस सरकार के अंदर गांव का डेवलपमेंट के लिए कुछ बजट नहीं है। मैं समझता हूं कि जो जोधपुर के इर्द गिर्द गांव हैं इसका यदि डेवलप किया जाए, इस संबंध में कोई बजट हो तो ये ज्यादा सही रहेगा। अभी जब बजट पेश होने जा रहा है, भजनलाल सरकार बजट पेश करेगी, क्या उम्मीद है आपको, क्या कुछ मिलना चाहिए? उम्मीद है हमारे वहाँ कृषि विश्वविद्यालय, वेटनरी कॉलेज और एम्स के लिए जमीन अलॉट हो गई नादो रोड पे और चल रहा है, बजट अच्छा है। उससे जानना चाहेंगे बजट को लेकर के क्या कुछ उम्मीद? मैं पेट्रोलियम सेक्टर से जुड़ा हुआ हूं तो पड़ोसी राज्यों से यहाँ के जो रेट्स है वो ज्यादा है, तो समाज डीजल और पेट्रोल की रेटें हैं उसको कम किया जाना अपेक्षित है। डीजल और पेट्रोल के बजट से ट्रांसपोर्टेशन, किसानों की जो खेती बाड़ी, वो सारी की सारी समस्याएं हैं जो रेट्स वगैरह से जुड़ी हुई है, तो सरकार को चाहिए कि डीजल और पेट्रोल की रेटें कम की जाए। अब बजट में आम जनता को इंतजार रहने वाला है कि किस हद तक इन पर काम हुआ है। जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। टोंक में डमी कैंडिडेट बैठाकर नौकरी लगवाने के मामले में आरोपी हनुमान मीणा को टोंक पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को 4 दिन के रिमांड पर भेजा है। अब 12 जुलाई को फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा और इस दौरान पुलिस आरोपी से पूछताछ कर पूरे मामले में खुलासा करेगी। और एसओजी की गिरफ्त में हनुमान मीणा को टोंक पुलिस प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर आई है। और आपको बता दें कि टोंक जिले का रहने वाला रामलाल मीणा आरपीएससी में डॉक्यूमेंट के दौरान पकड़ा गया। पूछताछ में सामने आया है कि रामलाल की जगह हनुमान मीणा ने डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा दी और रामलाल पास हो गया। आरोपी हनुमान मीणा ने टोंक सवाई माधोपुर में गैंग बना रखी थी। 100 से अधिक लोगों की जगह डमी कैंडिडेट बैठाकर नौकरी लगवा चुका है। आरोपी हनुमान मीणा सांचौर, जोधपुर, जालौर से डमी कैंडिडेट लेकर आता था और हर परीक्षा के लिए 3 लाख रुपए से 10 लाख रुपए लेता था।
पर जी उसकी जगह कैंडिडेट बिठाया था। उसके अंदर जो है हनुमान मीणा वांछित था। हनुमान मीणा ने उस आदमी को बिठाया था, जिसमें हनुमान मीणा को हमने गिरफ्तार किया है और अभी जो इन्वेस्टिगेशन है इसकी जारी, आगे बताएंगे कि क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या आता है। हनुमान मीणा के ऊपर आरोप है कि मुख्य कई परीक्षाएं करवाई, क्या सही है? हाँ, ये आरोप तो उस पर है, कई परीक्षाएं करवाई हैं उसने। पेपर लीक मामले में आरोपी हनुमान मीणा को आज टोंक पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में पेश किया। टोंक पुलिस ने 7 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा है। आपको बता दें कि रामलाल मीणा नाम के शख्स ने टोंक में परीक्षा दी। आरपीएससी ने दस्तावेज सत्यापन के दौरान पकड़ा और उसके बाद में ये मामला कोतवाली थाने में दर्ज हुआ, जिसके बाद एसओजी ने रामलाल मीणा के साथ ही हनुमान मीणा को गिरफ्तार किया था। कोतवाली पुलिस एसओजी से प्रोटेक्शन वारंट से यहाँ लेकर आई है और आज कोर्ट में पेश किया। 12 तारीख को फिर हनुमान मीणा को कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसओजी की पूछताछ में कई खुलासे हुए और ये बताया गया कि हनुमान मीणा ने टोंक और सवाई माधोपुर में एक गैंग बना रखी थी। 100 से ज़्यादा लोगों को डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा पास करवाई थी। हालांकि पूरा मामला एसओजी इस मामले में जांच कर रही है। आगामी दिनों में और भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। यूडीएच मंत्री छाबर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में आज जेटीए की समीक्षा बैठक हुई। यूडीएच मंत्री ने अधिकारियों को सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने और जयपुर के सर्वांगीण विकास को गति देने के निर्देश दिए। मीटिंग में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, सांसद जयपुर शहर मंजू शर्मा, विधायक कालीचरण सराफ, विधायक गोपाल शर्मा सहित जेटीए के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक हुई है और हमारे जनप्रतिनिधि द्वारा भी बहुत सार्थक सुझाव आए हैं। ये एक कटु सत्य है कि जयपुर के सर्वांगीण विकास के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण को आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी और उसके लिए हमने निर्देशित किया है कि जोन वाइज जितनी सरकारी भूमि है उसका भौतिक सत्यापन करेंगे और कहां अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण है उसको चिन्हित करेंगे। जयपुर शहर के डेवलपमेंट के अंदर जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, नगर निगम और एनएचआई, इनका बहुत महत्वपूर्ण एक रोल है। आज जेडी के अंदर जो बैठक हुई, यही सब चर्चाएं हुई। बहुत सारी कॉलोनीज हैं जहां पर पट्टे जारी नहीं हुए, कॉलोनीज अभी तक फॉर्मलाइज नहीं हुई है, उनको नियमित करना कॉलोनीज को। जो सड़कें हैं उसकी प्लानिंग से सड़कें हो। बहुत जगह ऐसे हैं जहां पानी इकट्ठा हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है। कारण उसका है कि योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग और डेवलपमेंट नहीं हुआ। आज दौसा की एक बेटी ने बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई है और अपने घर से निकलकर सीधी एसपी के पास पहुंच गई है, जिसके बाद एसपी ने भी तत्काल संबंधित थाना पुलिस को सूचना देकर बाल विवाह को रुकवाने के निर्देश दिए। साथ ही जो लोग भी बाल विवाह की प्रक्रिया में शामिल हैं उनको पाबंद करने की कार्रवाई की। खबर जालौर से है, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एक प्रेमी जोड़ा शादी करने के बाद सुरक्षा की मांग को लेकर एसपी ऑफिस आया हुआ था और इस दौरान जब युवती के परिजन को भनक लगी तो वो भी पीछा करते हुए एसपी ऑफिस पहुंच गए और प्रेमी जोड़े को दौड़ा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां पर आगे प्रेमी जोड़ा और पीछे से परिजन, और सुरक्षा मांगने के लिए ये प्रेमी जोड़ा पहुंचा हुआ था, जहां पर इस तरीके का दृश्य देखने को मिला। एसपी ऑफिस के बाहर की तस्वीरें जहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। जैसलमेर में सब्जियों के भावों में तेजी से रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। शहर में प्याज 50 रुपए प्रति किलो बिक रही है, अदरक 150 रुपए से 250 रुपए है,
धनिया 150 रुपए से 300 रुपए प्रति किलो है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि गुजरात और पंजाब में अधिक बारिश होने के कारण फसलें चौपट हो गई हैं और इस वजह से आगे से महंगे सब्जी के दाम हो गए हैं। और दरअसल मांग ज्यादा होने और माल कम होने के कारण दाम आसमान छू रहे हैं। करीब 10 दिन पहले टमाटर 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, अभी उसके भाव 80 रुपए प्रति किलो है। के कारण सब्जी महंगी हो गई है और रसोई का स्वाद भी बिगड़ गया है। आगे और शादियां हैं, शादियों के कारण सब्जी महंगी हो गई है। पीछे से बारिश है, बारिश के कारण सब्जी कम आ रही है। इसके कारण सब पूरा माल महंगा है। गुजरात में क्या बारिश ज़्यादा है, वहाँ से हमारी गाड़ियाँ वहाँ की आके आती है, उसी कारण से वहाँ से भी रास्ता ब्लॉक है, गाड़ी आ नहीं सकती है। मुश्किल से एक गाड़ी और 2 गाड़ी आती है, इस कारण सब्जी महंगी हो गई है। लेक सिटी उदयपुर में आज इंद्रदेव मेहरबान हुए। 5 दिनों के इंतजार के बाद बरसात का दौर फिर से शुरू हुआ। सुबह से उमस से लोग परेशान दिख रहे थे, लेकिन दोपहर में अचानक मौसम पलटा और शहर के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। मानसून की बेरुखी के कारण बाड़मेर में बीते 12 दिन से बारिश नहीं हुई, लेकिन आज सुबह से काले बादल छाए रहे। दोपहर के समय 10 मिनट तक तेज बारिश के बाद सड़कें पानी से लबालब हो गई, जिसमें बाइक सवार फंसे नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। रूस के दौरे के दौरान पुतिन से मुलाकात में पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। मॉस्को में भारतवंशियों के बीच पहुंचे मोदी ने दोनों देशों के रिश्ते को बेहद खास बताया। रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। और इस तरह पीएम मोदी को मिले अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की सूची में एक और सम्मान जुड़ गया। मॉस्को में पीएम मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से नवाजा गया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद उन्हें सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस का ये सर्वोच्च सम्मान पाने वाले भारत के पहले नेता और पहले प्रधानमंत्री हैं। ये सम्मान सबसे बेहतर काम करने वाले नागरिक या फिर सेना से जुड़े लोगों को दिया जाता है। यानी भारत रूस की भरोसेमंद दोस्ती भले दशकों पुरानी है, लेकिन सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए रूस ने मोदी को चुना है। इस तरह रूस उन 10 से ज्यादा देशों में शामिल है जिन्होंने पीएम मोदी को अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया है। सम्मान के बाद पीएम मोदी ने रूस को धन्यवाद दिया, साथ ही कहा कि ये मेरा सम्मान नहीं, भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है और ये पुरस्कार उन्होंने भारत की जनता को समर्पित किया। रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। यह हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सम्मान है। पिछले लगभग 2.5 दशक से आपके नेतृत्व में भारत और रूस के संबंध हर दिशा में मजबूत हुए हैं और हर बार नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहे हैं। पीएम मोदी को मिला ये पुरस्कार इस बात का प्रमाण है कि रूस और भारत के बीच एक खास रणनीतिक साझेदारी विकसित करने और दोनों देशों के बीच संबंधों को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए मोदी ने बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
प्रधानमंत्री मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये राष्ट्र के लिए गौरवशाली सम्मान है जो पीएम मोदी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर में भारत द्वारा हासिल किए गए दुर्जय कद का प्रमाण है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को बधाई दी है। दरअसल ये राष्ट्र के लिए गौरवशाली सम्मान है। ये पुरस्कार भारत रूस की दोस्ती के लिए है। शाह ने ट्वीट किया है, ये राष्ट्र के लिए एक गौरवशाली सम्मान है। वैश्विक प्रशंसाओं की सूची में नया पुरस्कार न केवल प्रत्येक भारतीय के गौरव को बढ़ाता है, आगे लिखते हैं गृह मंत्री अमित शाह, बल्कि भारत रूस की दोस्ती को भी अमर बनाता है। और वैश्विक प्रशंसाओं की सूची में नया पुरस्कार मिला है। इसको लेकर साफ तौर पर प्रत्येक भारतीय के गौरव को ये बढ़ाता है। शाह की तरफ से कहा गया है, बल्कि भारत रूस की दोस्ती को भी अमर बनाता है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को बधाई दी है। पीएम मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दें, रूस के 2 दिवसीय दौरे पर थे, जहां पर मॉस्को में उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, जो भारत और रूस की दोस्ती को और मजबूत भी करता है। और गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को बधाई भी दी है। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।